उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यहाँ से कितनी दूर है? क्या पैदल जाना होगा या जीप पर? इमरान ने दरवाजे से बाहर आते हुए कहा। पैदल जनाब, थोड़ी दूर है, कर्नल पीटर ने चौंक कर कहा और इमरान भी इख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि कर्नल पीटर ने पैदल जाने का फैसला क्यों किया है, क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं वो जीप दौड़ाकर वापस न चले जाए, जबकि इमरान खुद पैदल जाना चाहता था। आइए, इमरान ने कहा तो कर्नल पीटर बरामदे से नीचे उतरा। फिर वो इस इमारत की साइड से घूमकर पैदल चलते हुए आगे बढ़ते चले गए। इमरान की नजरें हर तरफ का बगौर जायजा ले रही थी। इसके दोनों हाथ कोट की जेबों में थे। वैसे यहाँ छावनी का अंदाज इस किस्म का बनाया गया था कि यहाँ उससे अगर कोई फरार होना चाहे तो आसानी से फरार ना हो सकता था। फिर तकरीबन 500 गज के फासले पर एक पहाड़ी आ गई जिसका बैरूनी हिस्सा स्लेट की तरह साफ था। इस पहाड़ी के दरमियान में बने हुए निचले हिस्से में एक सुर्ख रंग की बड़ी सी चट्टान मौजूद थी। यूं लगता था जैसे सुर्ख रंग से बाकायदा चट्टान के ऊपर पेंट किया गया हो। इस सुर्ख चट्टान से रास्ता अंदर जाता है, कर्नल पीटर ने कहा। ये चट्टान खुलती और बंद होती होगी, कितनी वजनी है? इमरान ने पूछा। जी, जैसे आम मोटी पहाड़ी चट्टानें होती हैं वैसी ही है। कभी चेकिंग तो नहीं की? कर्नल पीटर ने उलझे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या इस लेबॉर्ट्री से कोई रास्ता पहाड़ी की दूसरी तरफ भी खुलता है? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर मार्टिन को मालूम होगा, कर्नल पीटर ने जवाब दिया। मुझे उसकी मोटाई मालूम करनी होगी, इमरान ने कहा। उसके साथ ही उसने जेब से हाथ बाहर निकाला तो एक पतला सा बॉक्स उसके हाथ में था जो चारों तरफ से बंद था। अलबत्ता इसके एक कोने में सुर्ख रंग का छोटा सा बटन लगा हुआ था। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और उसने डब्बे के इस हिस्से में एक स्टिक हटा दी जो बटन वाले हिस्से के उकब में थी। फिर इस डब्बे को इसने जैसे ही चट्टान के तकरीबन निचले हिस्से में रखा, वो चट्टान से चिमट गया। इमरान ने बटन को मखसूस अंदाज में 3 बार प्रेस किया और फिर पीछे हटकर कर्नल पीटर और अपने साथियों के साथ आकर खड़ा हो गया। अभी ये आला चट्टान की जमानत को चेक करेगा, और इमरान ने मुस्कुराते हुए कर्नल पीटर से कहा। और कर्नल पीटर ने ना समझने के से अंदाज में सर हिला दिया। जाहिर है वो एक फौजी था, इसका इस किस्म के आलात के बारे में इल्म ना होने के बराबर था। लेकिन चंद लम्हों बाद यकलख्त एक इंतहाई खौफनाक धमाका हुआ। इसके साथ ही इमरान अपने साथ खड़े कर्नल पीटर की तरफ बिजली की सी तेजी से घूमा और दूसरे लम्हे कर्नल पीटर की चीख इस खौफनाक धमाके में दब सी गई। इमरान ने एक लम्हे में उसकी गर्दन तोड़ दी। उसे उठाओ और अंदर चलो, इमरान ने उसे छोड़ते हुए कहा तो कर्नल पीटर के गिरते हुए जिस्म को पीछे खड़े सफदर ने संभाल लिया। धमाके से हर तरफ गहरा गिरदो गुबार सा फैल गया था और वो सब भी इस गिरदो गुबार की जद में थे। लेकिन इमरान इस गिरदो गुबार में आगे भागा जा रहा था, इसलिए इसके साथी भी सांस रोके उसके पीछे भागे पड़े थे। धमाके की बाजी गश्त अभी तक सुनाई दे रही थी और फिर वो टूटे हुए हिस्से में से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंच गए। ये बंद कैसे होगी? अब तो मिलिट्री अंदर दाखिल हो जाएगी, कैप्टन शकील ने कहा। सफदर, इस कर्नल को यहीं फेंको और तुम कैप्टन शकील के साथ यहाँ रुको। जो अंदर दाखिल होना चाहे इन पर फायर कर दो, जब तक मैं ना कहूँ कोई अंदर नहीं आएगा, इमरान ने तेज लहजे में कहा। ठीक है, कैप्टन शकील और सफदर दोनों ने जवाब दिया। तनवीर और जूलिया दोनों मेरे साथ आओ, हमने अब इस डॉक्टर मार्टिन को यरगमाल बनाना है। आओ, इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। अभी वो दौड़ते हुए थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें दूर से कई अफराद इस रास्ते की तरफ आते दिखाई दिए। इनकी तादाद 4 थी और ये चारों ही अधेड़ उम्र और बूढ़े थे। उन्होंने मखसूस एप्रन पहन रखे थे। सबसे आगे एक बूढ़ा आदमी था। ये साइंसदान है और शायद ये बूढ़ा डॉक्टर मार्टिन होगा। जैसे ही उसकी शिनाख्त हो तुमने बाकियों को गोली से उड़ा देना है, इमरान ने तनवीर और जूलिया से कहा। कौन है आप और ये धमाका किस तरह हुआ है और आप लोग कैसे अंदर आ गए? सबसे आगे आने वाले ने चटकते हुए इमरान और उसके साथियों से मुखातिब होकर कहा। आप डॉक्टर मार्टिन हैं, इमरान ने भी चीख कर जवाब देते हुए कहा। वैसे वो उसकी आवाज़ से ही पहचान गया था कि यही डॉक्टर मार्टिन है, लेकिन वो उससे बहरहाल कन्फर्म करना चाहता था। हाँ, मगर ये सब क्या है? डॉक्टर मार्टिन ने जवाब दिया। अब वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। उसके साथ ही यकलख्त मशीन पिस्टल की तड़तड़ाहट फिजा में गूंजी और डॉक्टर मार्टिन के साथ आने वाले बाकी तीनों अधीड़ उम्र आदमी चीखते हुए नीचे गिरे और तड़पने लगे। ये फायरिंग तनवीर ने की थी। क्या? ये क्या हुआ?
डॉक्टर मार्टिन ने बुखलाए हुए अंदाज में मुड़ते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे इमरान जो दौड़कर उसके करीब जा चुका था का बाजू घुमा और डॉक्टर मार्टिन भी चीखता हुआ उछल कर नीचे गिरा ही था कि इमरान की लात हरकत में आई और डॉक्टर मार्टिन का जिस्म यकलक बेहिस्सो हरकत हो गया, जबकि बाकी तीनों भी अब बेहिस्सो हरकत हो चुके थे। इमरान ने झुककर उसे उठाया और कंधे पर लादा, जिधर से ये चारों बाहर आते दिखाई दिए थे। तनवीर और जूलिया दोनों उसके साथ दौड़ रहे थे। सारी इमारत में घूम जाओ और जो नजर आए उसे उड़ा दो। और तनवीर, तुम्हारे पास वेक्स T1 है, इसको किसी मेन मशीन के पीछे फिट करो और उसे वायरलेस डिस्चार्ज कर दो। इमरान ने दौड़ने के दौरान बाकायदा हिदायत देते हुए कहा और तनवीर ने भी दौड़ते हुए अस्बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद वो असली इमारत में दाखिल हुए तो इमरान ने कांधे पर उठाए हुए डॉक्टर मार्टिन को एक तरफ डाला और इधर उधर का जायजा लेने लगा, जबकि तनवीर और जूलिया तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़ गए थे। इमरान को असल फिक्र सफदर और कैप्टन शकील की थी, क्योंकि एक लिहाज से वो उन्हें मौत के दहाने में छोड़ आया था। दूसरी तरफ पूरी फौजी छावनी थी, लेकिन उसे मालूम था कि वो लोग लेबॉर्ट्री के अंदर बम वगैरह ना मारेंगे और दोनों फायरिंग से बहरहाल बच भी सकते हैं, उन्हें रोक भी सकते हैं। थोड़ी देर बाद जूलिया दौड़ती हुई वापस आई। यहाँ और कोई आदमी नहीं, सिर्फ मशीनें ही मशीनें हैं। जूलिया ने करीब आकर कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ, अब हमने इस डॉक्टर मार्टिन का ऑफिस तलाश करना है। इमरान ने झुककर डॉक्टर मार्टिन को उठाते हुए कहा, वो इधर करीब है, इसके बाहर ऑफिस की प्लेट लगी हुई है। जूलिया ने कहा तो इमरान डॉक्टर मार्टिन को उठाते तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ा। फिर दोनों चंद लम्हों बाद ऑफिस में मौजूद थे। इमरान ने डॉक्टर मार्टिन को कालीन पर लिटाया और फिर झुककर उसका मुंह और नाक दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद डॉक्टर मार्टिन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटा लिया। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर मार्टिन ने करहाते हुए आंखें खोली और इस्तरारी तौर पर उठने के लिए इसका जिस्म समेटने लगा तो इमरान ने झुककर इस दोनों बाजुओं से उठाया और एक झटके से उठाकर साथ पड़ी हुई कुर्सी पर बिठा लिया। कहाँ है वो सेफ डॉक्टर मार्टिन जिसमें पाकिशाही फार्मूला है? इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या तुम? डॉक्टर मार्टिन ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से चीख निकल गई। इमरान का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। बताओ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। वो सामने दीवार में है। डॉक्टर मार्टिन के हलक से करहाते हुए लहजे में इस अंदाज में आवाज़ निकली जैसे अल्फाज खुद ब खुद उसके हलक से बाहर फिसल कर आ गए हो। उठो और उसे खोलो वरना हड्डियां तोड़ दूंगा, जल्दी करो। इमरान ने उसे बाजू से पकड़कर बड़े बेरहमाना अंदाज में एक झटके से उठाकर दीवार की तरफ उछालते हुए कहा तो डॉक्टर मार्टिन लड़खड़ाते हुए अंदाज में आगे बढ़ा। इसका जिस्म कांप रहा था। उसने एक जगह दीवार पर हाथ रखा तो सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से हट गई। अब वहाँ सेफ मौजूद था। सेफ खोलकर फार्मूला मुझे दो वरना तुम समेत तुम्हारी पूरी लेबॉर्ट्री को उड़ा दिया जाएगा, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो डॉक्टर मार्टिन ने इस तरह सेफ खोल दिया जैसे ट्रांस में आया हुआ कोई आदमी करता है। कहाँ है वो फार्मूला, निकालो, इमरान ने कहा तो डॉक्टर मार्टिन ने सेफ के दरमियानी हिस्से में मौजूद एक फिल्म उठाई और मुड़ गया। इमरान ने फिल्म उसके हाथ से झपट ली और फिर साथ ही मौजूद जूलिया को सर से इशारा किया कि वो डॉक्टर मार्टिन का ख्याल रखे। इसके साथ ही उसने फिल्म पर लगी हुई चिट पर टाइप शुदा बारीक से अल्फाज को गौर से पढ़ना शुरू किया। दूसरे लम्हे उसके चेहरे पर इत्मीनान के गहरे तासुरात उभर आए। ये वाकई ही वही फार्मूला था। चिट पर शुगराल की तरफ से गारंटी दर्ज थी और नीचे हुकूमत की खसूसी मोहर भी मौजूद थी। डॉक्टर मार्टिन खामोश खड़ा था। इमरान ने फिल्म जेब में डाल ली। इस लेबॉर्ट्री से दूसरी तरफ निकलने का रास्ता बताओ और जल्दी, क्योंकि किसी भी लम्हे यह लेबॉर्ट्री तबाह हो सकती है। जल्दी बताओ ताकि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएं, इस तरह तुम जिंदा बच जाओगे, इमरान ने डॉक्टर मार्टिन से कहा। कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर मार्टिन ने जवाब दिया तो इमरान उसके लहजे पर ही चौंक पड़ा। डॉक्टर मार्टिन का लहजा बता रहा था कि अब वो तशद्दुद के ट्रांस से बाहर आ चुका है, लेकिन उसी लम्हे इमरान का बाजू एक बार फिर घूमा और डॉक्टर मार्टिन चीखता हुआ उछलकर साइड पर जा गिरा। बताओ, इमरान ने झुककर उसे गर्दन से पकड़कर एक झटके से खड़ा करते हुए कहा। बताओ, इमरान ने भेड़िए के से अंदाज में घुराते हुए कहा, साथ ही उसकी गर्दन को जोर से झटके देने शुरू कर दिए। वो आखिर में है, लेबॉर्ट्री के आखिरी हिस्से में, डॉक्टर मार्टिन ने रुक रुक कर कहा। चलो हमारे साथ, इमरान ने कहा। फिर डॉक्टर मार्टिन को उसने बाजू से पकड़ा और घसीटता हुआ वापस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ऑफिस से बाहर तनवीर मौजूद था। फिट कर दिया है XT1, इमरान ने तनवीर से पूछा। हाँ, तनवीर ने जवाब दिया। उसी तरफ से रास्ता आखिरी कमरे में खुलता है, जाओ और जाकर सफदर और कैप्टन शकील को बुलाओ। तुम सब ने दौड़ते हुए आना है, जल्दी करो,
इमरान ने कहा तो तनवीर सर हिलाता हुआ इमारत की बैरूनी दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि इमरान डॉक्टर मार्टिन को बाजू से पकड़कर इंतहाई अंदाज में दौड़ता हुआ जूलिया के साथ आखिरी कमरे की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अचानक उन्हें दूर से तेज फायरिंग और बमों के धमाकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो जूलिया बेइख्तियार उछल पड़ी। वो सफदर और कैप्टन शकील, जूलिया ने बेचैन से लहजे में कहा। वो खुद अपनी हिफाजत कर लेंगे, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो सबसे आखिरी कमरे में पहुंच गया। डॉक्टर मार्टिन अब बुरी तरह हाँप रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो बेहोश होने लगा है। बताओ कहाँ है वो रास्ता, खोलो उसे, जल्दी करो वरना तुम भी हलाक हो जाओगे। हम तुम्हें इसलिए बचाना चाहते हैं कि तुम बैनुल अक़वामी साइंसदान हो, इमरान ने उसे छोड़ते हुए कहा। और इमरान के मुंह से निकला हुआ फिक्रा सुनकर डॉक्टर मार्टिन के जिस्म में जैसे यकलख तवानाई सी भर गई। वो जल्दी से आगे बढ़ा, फिर उसने एक दीवार की जड़ में जोर से पैर मारा तो गड़गड़ाहट की तेज आवाज़ के साथ ही दीवार दरमियान से खुल गई। अब दूसरी तरफ एक तवील सुरंग सी नजर आ रही थी जिसमें बाकायदा सड़क सी बनी थी। ये कहाँ जा निकलती है, इमरान ने पूछा। पहाड़ी से बाहर जहाँ समंदर का किनारा है, डॉक्टर मार्टिन ने जवाब दिया। इस तरफ क्या हिफाजती इंतजामात हैं, इमरान ने पूछा। वहाँ कोई इंतजामात नहीं है, ये रास्ता मशीनरी के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया है, डॉक्टर मार्टिन ने जवाब दिया। सुरंग का आखिरी दहाना कैसे खुलता है, इमरान ने पूछा। आखिर में इस तरह की दीवार की जड़ में उभरे हुए पत्थर पर पैर मारा जाता है, डॉक्टर मार्टिन ने जवाब दिया। जूलिया तुम यही रखो, आओ डॉक्टर मार्टिन, इमरान ने जूलिया से कहा और फिर डॉक्टर मार्टिन का बाजू पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गया। जूलिया के चेहरे पर हैरत उभर आई थी लेकिन वो खामोश खड़ी रही। कुछ दूर आगे जाने के बाद इमरान ने डॉक्टर मार्टिन का बाजू छोड़ा। उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लंबे तड़तड़ाहट की आवाज़ के साथ ही डॉक्टर मार्टिन के हलक से चीख निकली और वो उछलकर नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। सॉरी डॉक्टर मार्टिन, तुम्हारी मौत ज़रूरी थी क्योंकि तुमने इस फार्मूले पर काम किया है, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, इमरान ने कहा। फिर तेज़ी से वापस मुड़ा लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर उछल पड़ा कि जूलिया वहाँ मौजूद न थी। इमरान तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। फिर जब वो कमरे में पहुंचा तो उसी लम्हे जूलिया, सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर के साथ दौड़ती हुई अंदर आ गई। इमरान साहब, पूरी फौज अंदर आ रही है, सफदर ने हाँफते हुए कहा। आओ इधर जल्दी करो, इमरान ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। उसके पीछे उसके साथी भी इस सुरंग में आ गए थे तो इमरान ने एक मखसूस जगह पर पैर मारा तो सरल की आवाज़ के साथ ही दीवार बराबर हो गई। आओ जल्दी, कोई मसला तो नहीं हुआ था, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, इमरान ने कहा। नहीं, उन्होंने फौरी हमला नहीं किया, फिर जब वो आए तो हमने पहले बम मारा और फिर फायर खोल दिया। इस तरह वो रुक गए, सिर्फ फायरिंग करते रहे। फिर तनवीर ने हमें बुलाया तो हमने एक और बम मारा, फिर इस कदर तेज़ी से दौड़ते हुए वापस आए कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तेज़ शायद पहले कभी ना दौड़े हो, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। वो अब सुरंग में दौड़ रहे थे। सुरंग काफ़ी तवील थी, बहरहाल इसका इख्तिताम आ गया। यहाँ भी एक चट्टानी दीवार थी लेकिन इमरान इस बारे में पहले ही डॉक्टर मार्टिन से पूछ चुका था। उसने झुककर वो उभरा हुआ पत्थर तलाश किया, फिर इस पर जोर से पैर मारा तो हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ ही वो दीवार साइड पर हटती चली गई। दूसरी तरफ अब खुली जगह आ गई थी। वो सब तेज़ी से बाहर आए तो वहाँ ऊंची नीची छोटी बड़ी चट्टानें थी लेकिन कुछ फासले पर समंदर का किनारा भी नजर आ रहा था। ये दरअसल इस पहाड़ी सिलसिले का इख्तिताम था। डिचार्जर निकालो तनवीर, इमरान ने तनवीर से मुखातिब होकर कहा तो तनवीर ने जेब से डिचार्जर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इसे ऑन कर दो, ये लेबॉर्ट्री तुम्हारे मखसूस एक्शन की वजह से ही ओपन हुई है, वरना हम तो बैठे प्लानिंग ही बनाते रह जाते, इसलिए अब उसे तबाह भी तुम्हारे हाथों ही होना चाहिए, इमरान ने कहा। तो तनवीर ने डिचार्जर का बटन प्रेस कर दिया। डिचार्जर पर जर्द रंग का बल्ब जल उठा तो इमरान ने इत्मीनान भरा सांस लिया क्योंकि उसे असल खतरा यही था कि कहीं तनवीर उसका सही तौर पर डिचार्ज ना किया हो तो फिर वो काम ना कर सकेगा। लेकिन जर्द बल्ब जलने का मतलब यही था कि डिचार्जर दुरुस्त काम कर रहा है। फिर तनवीर ने दूसरा बटन प्रेस किया तो जर्द बल्ब बुझ गया। उसके साथ ही सुर्ख रंग का बल्ब एक लम्हे के लिए जला और फिर बुझ गया। उसके साथ ही दूर से धमाके की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और फिर गड़गड़ाहट की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इनकी ये स्पेशल लेबॉर्ट्री भी तबाह हो गई। वेरी गुड, चलो पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री की तबाही का जवाब तो उन्हें मिल गया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो फार्मूला मिल गया है इमरान साहब, सफदर ने चौंक कर पूछा। हाँ, इमरान ने अस्पात में सर हिलाया तो सफदर और तनवीर दोनों के भेतरों पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए जबकि कैप्टन शकील की आंखों में इत्मीनान के तासुरात नुमाया हो गए थे। तनवीर चूंकि पहले XT1 नस्ब करने में मसरूफ रहा था, फिर वो ऑफिस के बाहर खड़ा रहा था, इसलिए उसे अंदर आने की पोजीशन का इल्म नहीं था।
ये तुमने डॉक्टर मार्टिन को सुरंग में ले जाकर क्यों हलाक किया है? अचानक जूलिया ने चौंक कर इस अंदाज में पूछा जैसे उसे अचानक इस बात का ख्याल आया हो। सुरंग की लंबाई का इल्म ना था। अगर डॉक्टर मार्टिन को वहीं मार दिया जाता तो इसके खून के धब्बे उन्हें बता देते कि यहाँ खुफिया रास्ता है, वो उससे खोल लेते। इस तरह हम फंस जाते। इमरान ने जवाब दिया और जूलिया ने इस्बात में सर हिला दिया। अब कहाँ जाना है इमरान साहब? सफदर ने इधर उधर देखते हुए कहा। लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद अब उसे पूरे इलाके को मिलिट्री ने घेर लेना है, इसलिए अब एक ही सूरत है कि हम समंदर में उतर कर तैरते हुए कहीं जाए, वरना ज़मीन पर तो हम चेक हो जाएंगे, इमरान ने कहा। लेकिन इस तरह हमारा भीगा हुआ लिबास तो सबके सामने आ जाएगा, सफदर ने कहा। हाँ, और फार्मूला भी खराब हो सकता है। ओके, फिर ज़मीन पर ही आगे बढ़ना होगा। असलहा हाथों में ले लो और मोहतात अंदाज में चलो, खास तौर पर उकब और ऊपर पहाड़ी चट्टानों का ख्याल रखना, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि किसी गार में हमें छुप जाना चाहिए। रात को हम यहाँ से निकल जाएंगे और इस दौरान वो यहाँ चेक भी कर लेंगे और मुतमईन हो जाएंगे, वरना हमें किसी भी चट्टान की ओट से हलाक किया जा सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। ओ हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, और फिर कोई मुनासिब गार ढूंढते हैं जैसे ये लोग आसानी से तलाश ना कर सकें, इमरान ने कहा। फिर तेजी से आगे बढ़ते चले गए। मीटिंग हॉल में कुर्सियों पर चीफ बॉस के अलावा मैक, ऑर्थर और क्रूशर तीनों मौजूद थे। इन सब के चेहरों पर बुरी तरह सते हुए थे। यूँ दिखाई दे रहा था जैसे वो अपने किसी बीस को दफना कर उसकी सोग में बैठे हुए हो। और दरवाज़ा खुला और चीफ बॉस अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर भी गहरी संजीदगी तारी थी। इसके अंदर दाखिल होते ही वो तीनों उठकर खड़े हो गए। बैठो, चीफ बॉस ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। फिर वो खाली कुर्सी पर बैठ गया। एचडी अब वाकई ही एचडी बन चुकी है। हम सब के लिए फांसी के फंदे तैयार हो रहे हैं, चीफ बॉस ने यकलख्त फट जाने वाले लहजे में कहा। लेकिन उसे तीनों में से किसी ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोश बैठे रहे, अलबत्ता उनके होंठ भींचे हुए थे। बोलो, जवाब दो। अब प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर जनरल को क्या जवाब दिया जाए? शीटलैंड की सबसे बड़ी और सबसे कीमती लेबॉर्ट्री तबाह हो चुकी, तमाम साइंसदान हलाक हो चुके, और वो लोग जिनकी तादाद सिर्फ 5 थी वो यहाँ अजनबी थे, सही सलामत निकल जाने में कामयाब हो चुके हैं। चीफ बॉस ने मेज़ पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए कहा। चीफ, वो जिंदा वापस नहीं जा सकते। अगर गए भी सही तो हम दुनिया के आखिरी कोने तक उनका पीछा करेंगे। अचानक क्रूशर ने कहा। बॉस, ये सब कुछ डॉफ की वजह से हुआ है। अगर डॉफ उनको फौरी हलाक कर देता तो ये नतीजा सामने ना आता, मेक ने कहा। वो मेरे कहने पर उन्हें चेक करने के लिए हेडक्वार्टर ले आया था, लेकिन इस अहमक ने चेक करने के बाद उन्हें होश दिला दिया और यहाँ से मामलात बिगड़ गए। लेकिन तुम बताओ, जब तुम्हें इत्ला मिल गई थी कि वो लोग छावनी में मौजूद हैं तो तुमने फौरी तौर पर कार्रवाई क्यों ना की? बॉस एक बार फिर फट पड़ा। बॉस, मैंने कर्नल पीटर को खसूसी तौर पर हुक्म दिया था कि वो उन्हें रोके रखे, क्योंकि मुझे यकीन था कि आम फौजी इन तरबियत याफ्ता अफराद को हलाक ना कर सकेंगे। बस इमरान को जो डॉफ बना हुआ था, फ्री लम्हे तक ये भी ना बताना चाहता था कि उसे पहचान लिया गया है। फिर मैं फौरी तौर पर अपने सेक्शन हेडक्वार्टर से वहाँ पहुँचा, लेकिन तब तक वो लेबॉर्ट्री का खुफिया रास्ता तबाह करके अंदर दाखिल हो चुके थे। कर्नल पीटर और लेबॉर्ट्री की वजह से वहाँ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ही ना की गई थी। मैंने वहाँ पहुँचते ही कमान संभाल ली और फिर हम लेबॉर्ट्री में दाखिल हुए, लेकिन फिर हमें भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचानी पड़ी, क्योंकि लेबॉर्ट्री एक खौफनाक धमाके से यकलख तबाह हो गई। उसके बाद मैंने सारे मलबे को चेक किया, लेकिन वहाँ कहीं भी उनसे किसी की भी लाश ना मिली। हालांकि वहाँ से बाहर जाने का भी कोई रास्ता ना था, लेकिन इसके बावजूद मेरे हुक्म पर फौज ने इस पूरे सॉल्टलैंड को घेर लिया। हमने पूरे इलाके का एक एक पत्थर, एक एक चट्टान चेक की, लेकिन उनका कहीं पता ना चल सका। यूँ लगता है जैसे वो अचानक गायब हो गए। ना उनकी लाशें मिली और ना वो जिंदा दस्तयाब हो चुके, मेक ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। बॉस, मैंने पूरे शीटलैंड में चेकिंग करा दी है। वो लाजमन कहीं ना कहीं से पकड़े जाएंगे, क्योंकि जजीरे से सिवाय 2 रास्तों के बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं, क्रूशर ने कहा। मैंने इस बारे में ग्रीनलैंड की सीक्रेट सर्विस के चीफ कर्नल आर्नल्ड से भी बात की है। वो तो इमरान का नाम सुनकर ही तड़प उठा। उसने बताया कि ये लोग हमारे काबू किसी सूरत में ना आ सकते थे। इसने शिकायत की कि अगर मैं पहले से इतला दे देता तो वो अपनी टीम शीटलैंड भिजवा देता। अलबत्ता इसने भी वादा किया कि वो ग्रेटलैंड में उनको चेक करेगा, क्योंकि बहरहाल वो अगर यहाँ से निकल भी गए तब भी ग्रेटलैंड पहुँचेंगे, और अगर उन्हें निकले कोई रास्ता ना भी मिला तो तब भी वो ग्रेटलैंड पहुँचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्रेटलैंड जाए बगैर वो वापस नहीं जा सकते। चीफ बॉस ने कहा। वो नहीं निकल सकते चीफ, क्रूशर ने कहा। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि उन्हें हर सूरत में हलाक किया जाए। उन्होंने शीटलैंड को बेहद नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब मैंने फैसला किया है
अगर ये लोग यहाँ हलाक ना हो सके तो फिर मार्थर का पूरा सेक्शन पाक एशिया जाकर इनके खिलाफ काम करेगा। उनकी हलाकत के बगैर अब एचडी चैन से ना बैठेगी, ना चीफ बॉस ने कहा। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक क्रूशर की जेब से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो सब भी इख्तियार चौंक पड़े। क्रूशर ने जल्दी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लेकिन ताकतवर और जदीद साख्त का ट्रांसमीटर बाहर निकाला। सीटी की आवाज़ इसी में से सुनाई दे रही थी। इसने बटन प्रेस करके उसे ऑन कर दिया। हेलो डोनाल्ड कॉलिंग ओवर, एक आवाज़ सुनाई दी। यस, क्रूशर बोल रहा हूँ, क्रूशर ने कहा। बॉस, मैंने पाकिस्तानी एजेंटों का खोज निकाल लिया है। अलबत्ता दूसरी तरफ से मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो क्रूशर के साथ साथ सभी भी इख्तियार उछल पड़े। कहा, कैसे, पूरी तफसील बताओ। ओवर, क्रूशर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। बॉस, ये ग्रुप सियाहों के रूप में क्रिस्टी टाउन की कोठी नंबर 18 में मौजूद है। ओवर, डोनाल्ड ने जवाब दिया। मैंने कहा है कि पूरी तफसील बताओ, क्रूशर ने तेज लहजे में कहा। बॉस, मैंने सुबह प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों से राब्ता किया। फिर मुझे बताया गया कि कल शाम एक एक्रीमी स्याह जोड़े ने क्रिस्टी टाउन की बड़ी कोठी किराए पर ली है। मैं वहां गया। मैंने जब SS से अंदर चेकिंग की तो वहां जोड़े की बजाय 5 अफराद मौजूद थे। कोई ये सब एक्रीमी है लेकिन इनकी तादाद वही 5 है। डोनाल्ड ने कहा। क्या सिर्फ इस पॉइंट पर ही तुम कन्फर्म हो गए? क्रूशर ने कहा। नहीं बॉस, इनमें जो गुफ्तगू हो रही थी वो भी मैंने सुनी। वो किसी ऐसी जबान में बात कर रहे थे जो कम अज़ कम एक्रीमिया और यूरोप में नहीं बोली जाती, इसलिए लामहला वो पाकिस्तानी जबान हो सकती है। ओवर, डोनाल्ड ने जवाब दिया। वेरी गुड, यही असल पॉइंट है। तुम अब कहाँ हो? क्रूशर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा। उसके साथ ही चीफ बॉस के चेहरे भी पुरजोश मुसरत के तासुरात फैलते चले गए। मैं इस कोठी के सामने ही मौजूद हूँ, डोनाल्ड ने कहा। तुम वहीं रुको और निगरानी करो, मैं खुद आ रहा हूँ, क्रूशर ने कहा। यस बॉस, लेकिन एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में लेक सिटी कमर्शियल प्लाजा का नाम भी बार बार लिया। और बॉस, ये हमारा मेन हेडक्वार्टर भी है, डोनाल्ड ने कहा। तो क्रूशर के साथ साथ बाकी सब भी इख्तियार उछल पड़े। उसकी तुम फिक्र मत करो, वहां तक वो नहीं पहुंच सकते। ऐसे भी हम पहले ही उन्हें हलाक कर देंगे। तुम इंतहाई एहतियात से निगरानी करो, मैं वहां पहुंच रहा हूं। ओवर एंड ऑल, क्रूशर ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने ये मालूम कर लिया है कि मेन हेडक्वार्टर कहाँ है और अब वो उसे तबाह करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीफ बॉस ने होठ चबाते हुए कहा। सर डॉफ से उन्होंने मालूम कर लिया होगा। डॉफ को इसका इल्म था, बेक ने जवाब देते हुए कहा। हाँ वाकई ऐसा होगा, लेकिन अब इनका खात्मा इस अंदाज में किया जाए कि ये किसी सूरत भी जिंदा ना बच सके और ये काम फौरी तौर पर होना चाहिए, चीफ बॉस ने कहा। बॉस, मैं इस कोठी को ही मिसाइलों से उड़ा देता हूँ, क्रूशर ने कहा। हाँ, लेकिन पहले चेक कर लेना कि वो अंदर मौजूद भी है या नहीं, चीफ बॉस ने कहा। बॉस, मिसाइल गने चेक हो जाएंगी और ये लोग इंतहाई खतरनाक है, ये इस कदर गाफिल नहीं हो सकते, इसलिए मेरा ख्याल है कि इन पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए, फिर उनका खात्मा किया जाए, बेक ने कहा। नहीं, ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं, पूरी कोठी को मिसाइलों से उड़ा दो, चीफ बॉस ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। तो उसके उठते ही बाकी सब भी खड़े हुए। मार्थर, तुम इस वक्त तक हेडक्वार्टर की हिफाजत करते रहना जब तक उनकी हलाकत यकीनी ना हो जाए, चीफ बॉस ने मार्थर से कहा। यस चीफ, मार्थर ने कहा। तुमने मुझे फौरी रिपोर्ट देनी है, क्रूशर। और सुनो, इस बार अगर नाकामी हुई तो तुम समेत तमाम पूरे सेक्शन को मौत की सजा दे दूंगा, चीफ बॉस ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा। यस बॉस, क्रूशर ने जवाब देते हुए कहा। तो चीफ बॉस तेजी से मुड़ा और इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहां से वो अंदर आया था। इमरान साहब, आपने वो फार्मूला अपने पास रखा हुआ है या उसे पाकिस्तान भिजवा दिया है? सफदर ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा। वो सब इस वक्त शीटलैंड की एक कोठी में मौजूद थे। लेबॉर्ट्री की तबाही के बाद उन्हें वहां अपने मतलब का एक ऐसा गार मिल गया था। वो वहां तकरीबन 2-3 घंटे तक मौजूद रहे क्योंकि बाहर से उन्हें फौजियों के दौड़ते और चलते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई देती रही थी, लेकिन गार के अंदर कोई दाखिल ना हुआ था। वो शायद उसे बाहर से ही खाली देखकर आगे बढ़ जाते थे। जब हर तरफ खामोशी तारी हो गई तो इमरान ने उन्हें अलहदा शीटलैंड के मेन मार्केट के करीब सिटी पार्क में पहुंचने का कह दिया। उसके साथ ही उन्होंने प्लानिंग भी बना ली कि उन्हें अपने तौर पर मेकअप का सामान भी खरीदना है और लिबास भी तब्दील करने हैं, क्योंकि फर्स्ट चेक पोस्ट के कैप्टन और वहां मौजूद सिपाहियों और इसके अलावा कर्नल पीटर के ऑफिस के बाहर मौजूद सिपाहियों ने भी उन्हें अच्छी तरह देखा था और इनसे HD के एजेंट्स को उनके हुलियों और लिबासों की तफसील मालूम हो गई होगी।
इमरान की जेब में इतनी रकम मौजूद थी कि उसे लिबास और मेकअप का सामान खरीदा जा सकता था, इसलिए इमरान ने यह रकम इन सब में बांट दी थी। सबसे आखिर में इमरान बाहर आया था और फिर मेन मार्केट पहुंचकर उसने सबसे पहले मेकअप का सामान और अपने लिबास खरीदा। फिर एक क्लब के बाथरूम में उसने अपना मेकअप और लिबास तब्दील कर लिया। पहले वाले लिबास को खरीदे गए लिबास के डब्बे में डालकर उसने क्लब के उकम में मौजूद बड़े से कूड़े के ड्रम में फेंक दिया था। मार्केट से खरीदे गए एक खोखले खिलौने में उसने बाथरूम के अंदर ही फहम का रोल डाला। फिर उसने डब्बे को एक बैनुल अक़वामी कुरियर सर्विस के जरिए राना हाउस के पत्ते पर भिजवा दिया। डब्बे में चूंकि खिलौना प्रिंट था और इमरान ने खिलौना भी ऐसा चेक किया था जिसके खुलने और बंद होने का तरीका कार खासा पचीदा था, इसलिए उसे यकीन था कि अगर उसे चेक भी किया गया तो उसके अंदर मौजूद फिल्म को चेक न किया जा सकेगा। उसे आम सा खिलौना समझकर क्लियर कर दिया जाएगा, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। अलबत्ता उसने जानबूझकर पाकिशिया फ़ोन करके जोसेफ को इस पैकेट के बारे में कुछ ना बताया था, क्योंकि उसे खतरा था कि अगर कॉल चेक हो गई तो फिर ये फिल्म दोबारा उसके हाथों से निकल जाएगा। उसके बाद इमरान ने एक गेम कलम का रुख किया और फिर जब वो बाहर निकला तो उसकी जेब में भारी मालियत की करेंसी से भरी हुई थी। उसे मालूम था कि अब हर काम के लिए भारी दौलत चाहिए होगी, इसलिए उसे कुएं की मट्टी कुएं में ही लगा देगा के लिए ये दौलत हासिल की थी। इसके बाद इमरान सिटी पार्क पहुंचा। वहां एकरीबी में कबे उसके साथी मौजूद थे। इमरान ने उन्हें वहीं रुकने और जूलिया को साथ आने का इशारा किया। फिर जूलिया के साथ वो एक स्टेट एजेंट के पास पहुंच गया, जहां से उन्होंने कैश गारंटी देकर ये कोठी हासिल की। उसके बाद एक बार फिर वो सिटी पार्क पहुंचे थे। फिर सबको इस कोठी का पता बताकर इमरान जूलिया के साथ बसों के जरिए सफ़र करके इस कोठी में पहुंचा था। फिर एक एक करके उसके सारे साथी भी वहां पहुंच गए थे, क्योंकि अब रात पड़ने वाली थी और वो इस खौफनाक ऑपरेशन की वजह से बेहद थक गए थे। इसलिए उन्होंने रात को आराम किया ताकि मज़ीद काम करने के लिए फ्रेश हो जाए। अलबत्ता सारे साथी सिवाय जूलिया के बारी बारी रात को दोपहर पहरा देते रहे ताकि अचानक कोई हमला ना हो जाए। बहरहाल रात बखैरियत गुजर गई। फिर सफदर मार्केट से जाकर खाने पीने का सामान खरीदा और नाश्ता वगैरह करने के बाद वो अब पूरी तरह फ्रेश होकर कोठी के सिटिंग रूम में मौजूद थे और उनके दरमियान आइंदा के सिलसिले में बातचीत हो रही थी। इमरान का इसरार था कि चूंकि उन्होंने फार्मूला हासिल कर लिया है इसलिए मिशन मुकम्मल हो चुका है, अब उन्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन तनवीर का इसरार था कि इस एचडी के हेडक्वार्टर को लाजमन तबाह करना चाहिए और वो लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे थे कि अचानक सफदर ने इमरान से ये सवाल कर दिया और बाकी सब चौंक कर इमरान की तरफ देखने लगे। वो तो मैंने भिजवा दिया है, उसे अपने पास रखना रिस्क था, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन वो चेक भी हो सकता है, जूलिया ने बेचैन से लहजे में कहा। मैंने फिल्म एक खोखले खिलौने में डालकर उसे बतौर खिलौना भिजवाया है। ऐसी चीज़ें आम जाती रहती है, इसलिए को भी यकीन है कि चेक नहीं होगा। अगर हो भी गया तो एक और चेक का स्कोप बच जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब भी इख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, फिर तो आप ख्वाब बहस कर रहे हैं, हालांकि आप खुद तनवीर की तारीफ कर रहे हैं, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे? इमरान ने चौंक कर कहा। बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपको फौरी वापस जाना होता तो आप फार्मूला कुरियर सर्विस से भिजवाने का रिस्क लेते, ना ही ये कोठी हासिल करते, बल्कि नया मेकअप करने के बाद आपकी हर मुमकिन कोशिश होती कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाते। कैप्टन शकील ने जवाब दिया। यह भी तो हो सकता है कि फौरी चेकिंग की वजह से इमरान साहब ने यह कोठी हासिल की हो। सख्त चेकिंग कब तक होगी? ज़्यादा से ज़्यादा चंद रोज़, इसके बाद हम आसानी से निकल सकते हैं, सफदर ने कहा। तो इमरान क्यों वापस जाने पर इसरार कर रहा है? जूलिया ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। मैं सोच रहा था कि शायद तुम्हें मेरे इसरार पर मान जाए कि आदत पड़ जाए तो फिर स्कोप बन सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सफदर भी इख्तियार हंस पड़ा। बस यही बकवास करनी आती है। बहरहाल अब यह बात तय हो गई कि हमने एचडी का हेडक्वार्टर तबाह करना है, जूलिया ने कहा। लेकिन इमरान साहब, बहरहाल ये सरकारी तंजीम है, क्या हमारे रेड के बाद ये तंजीम ख़त्म हो जाएगी? कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन कम अज़ कम आइंदा ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिशन हाथ में लेने से पहले 1000 बार सोचेंगे, और यही मैं चाहता हूँ, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मेरे ख्याल में ये कोठी इस वक्त स्टेट एजेंट से हासिल की गई थी जब उनका ऑफिस बंद होने के करीब था, इसलिए वो रात को इस बारे में मालूमात हासिल ना कर सके होंगे, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। जब एक शख्स ने इनमें से बोला कि वो लोग इस तरह भी हमें ट्रेस कर सकते हैं। सफदर की बात दुरुस्त है, हमें बहरहाल चौकन्ना रहना चाहिए, इमरान ने सफदर की तायद करते हुए कहा। लेकिन पहले तो खुद इन बातों का ख्याल रखा करते थे, अब सफदर के कहने पर तुम्हें इसका ख्याल आ रहा है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम तुमसे जहनी पम आहंगी पैदा कर लूं, इमरान ने जवाब दिया। तो जूलिया ने बेइख्तियार उछल पड़ी। जहनी हम आहंगी? क्या मतलब?
जूलियन ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा भी ख्याल था जो तुम्हारा था। इस तरह हम दोनों में बहरहाल इस पॉइंट पर ज़हनी हम आंगी तो पैदा हो गई है। आगे अल्लाह मालिक है। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुमसे खुदा समझे, कहा की बात कहाँ ले जाते हो। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसी लम्हे सफदर खुद ही उठकर कमरे से बाहर चला गया। देखा तुमने, उसे कहते हैं जो बोले वही कुंडी खोले। निगरानी की तजवीज़ सफदर ने पेश की, इसलिए अब बेचारे को खुद ही निगरानी करने के लिए जाना पड़ गया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इमरान साहब क्या हम वाकई ही यहाँ बैठे बातें करते रहेंगे? मेरा ख्याल है कि हमें हेडक्वार्टर पर रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि जितना वक्त गुजरेगा उनकी चेकिंग बहरहाल बढ़ती जाएगी। कैप्टन शकील ने कहा, मेरा ख्याल है हमें रात को ये काम करना चाहिए। एक तो हमें सहूलत हो जाएगी, दूसरी बात ये कि कल रात और आज सारा दिन गुजर जाने के बाद वो यकीनन ये सोचकर मुतमईन हो जाएगी कि हम शील्डलैंड से निकल जाने में कामयाब हो गए। इमरान ने जवाब दिया और इस पर कैप्टन शकील समेत बाकी सबने भी उसकी तायद में सर हिला दिए। फिर वो बैठे ऐसी ही हल्की फुल्की बातें कर रहे थे कि अचानक सफदर दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो वो सब बेइख्तियार चौंक पड़े। Share. Press the bell icon